अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग रिव्यू करेंगे। पहले थोड़ा सा जो चीज़ें हमने ऑलरेडी पढ़ ली हैं, थोड़ा सा हम जल्दी से उसका क्विक रिव्यू करेंगे। फॉर्मुलेशन ऑफ द स्टैटिस्टिकल प्रॉब्लम। बेसिकली हमारे पास यहाँ पे हम देखेंगे कि हम किस तरीके से स्टैटिस्टिकल प्रॉब्लम की फॉर्मुलेशन करते हैं, मतलब उसको किस तरीके से डील करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक आइडेंटिकल पार्टिकल की गैस लेते हैं जो वॉल्यूम वी के अंदर है इन इक्विलिब्रियम विद एक्टिव टेम्परेचर टी। ठीक है, ऑब्वियसली हम लोग जो भी सिस्टम देख रहे हैं वो किसी थर्मल इक्विलिब्रियम पे है एट द टेम्परेचर टी। तो कुछ नोटेशंस हम यूज़ करते हैं जैसे हमने की है कि आपके पास कोई भी पॉसिबल क्वांटम स्टेट है सिंगल पार्टिकल की, तो हम उसको लेबल करते हैं बाय आर और एस वटेवर, जिस भी सिंबल से ये आपकी मर्जी है जैसे। लेकिन जो कि हम ओबियसली बुक में नोटेशन यूज़ कर रहे होते हैं, लेक्चर्स में नोटेशन यूज़ कर रहे होते हैं, वो हम लोग थ्रू आउट यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हमने लेबल की पॉसिबल क्वांटम स्टेट ऑफ अ सिंगल पार्टिकल बाय आर और एस, डिनोट द एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इन स्टेट आर बाय ई आर, और अगर एस में है तो ऑब्वियसली ई एस से करेंगे। डिनोट द नंबर ऑफ पार्टिकल इन स्टेट आर बाय एन आर। ठीक है, ऑब्वियसली एक स्टेट जो है उसको जिस सिंबल से आप डिनोट कर रहे हैं उसी से उसकी एनर्जी और उसी से उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी हो जाएंगे। और इसी तरह हमने कैपिटल आर का ली थी होल पॉसिबल क्वांटम स्टेट्स ऑफ द गैस। ठीक है, द पॉसिबल क्वांटम स्टेट ऑफ द होल गैस। ठीक है, फिर हम ये ज्यूम करते हैं कि नेग्लिजिबल स्मॉल इंट्रैक्शन है बिटवीन द पार्टिकल और उसकी वजह से टोटल एनर्जी ऑफ द गैस, और जब अगर सिस्टम जो है वो आर स्टेट में है और इसमें हम ये कहें कि n1 पार्टिकल आर इक्वल टू 1 स्टेट में है, n2 पार्टिकल आर इक्वल टू 2 स्टेट में, तो आपके पास नेग्लिजिबल स्मॉल इंट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल के लिए टोटल एनर्जी ऑफ द गैस हम ऐसे लिख सकते हैं। कैपिटल आर जो है वो आपके पास जो है वो स्टेट्स होल ऑफ द होल गैस हैं और टोटल स्टेट, और ये इसी तरह आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल इन स्टेट 1 आर इक्वल टू 1 और उसकी एनर्जी एंड सो ऑन। इस तरह तो आप ये समीशन लिख देते हैं, और ये जो सम है ये एक्सटेंड कर रहा है द ऑल पॉसिबल स्टेट आर ऑफ द पार्टिकल। फिर हम ये देखते हैं कि अगर नंबर ऑफ पार्टिकल इन द गैस अगर हमें नोन है तो आपके पास आपको ये बात ऑब्वियसली अंडरस्टूड है कि जितनी भी अवेलेबल स्टेट्स हैं तो सब में जब आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स का सम करेंगे तो टोटल पार्टिकल्स के बराबर आएगा। तो अगर आपने थर्मोडायनामिक फंक्शन ऑफ द गैस जैसे एंट्रोपी वगैरह कैलकुलेट करने हैं तो हमें उसके लिए उसका पार्टीशन फंक्शन भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो आपके पास ये पार्टीशन फंक्शन है और इसमें आप जो है इसको ऐसे लिख सकते हैं। और ये सम जो है वो ओवर ऑल द पॉसिबल स्टेट आर ऑफ द होल कैपिटल आर ऑफ द होल गैस, और essentially over all the various possible values of the number n1, n2, n3 and so on। अब ये जो एक्सपेंशन है ये वाली, ठीक है, ये आपके पास जो है relative probability है finding the gas in a particular state। ये हमने वैसे पढ़ चुके हैं पहले, where there are n number of particle in state 1 and 2 number of particle in state 2 etc। तो अगर हमने mean number of particle in a state s निकालने हैं, ठीक है, तो उसके लिए हमें ये यूज करेंगे। और फिर आपके पास NS जो है वो इसके बराबर आ जाएगा, और ये हम डिटेल कर चुके हैं पहले। तो हमारे पास एवरेज नंबर ऑफ पार्टिकल या मीन नंबर ऑफ पार्टिकल इन स्टेट S निकालने का ये फार्मूला आ गया आपके पास। Thus, the mean number of particle in a given single state S can also be expressed in term of the partition function, जैसे हमने यहाँ पे कर लिया। इसी तरह हम लोग जो है वो एक्सप्रेशन लिख सकते हैं फॉर द डिस्पर्शन ऑफ द नंबर ऑफ पार्टिकल in state S
और उसका जो जनरल रिलेशन है उसका फार्मूला हम यूँ करेंगे। डिस्पर्शन जैसे आप स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करते हैं, ये फार्मूला है इसका। फिर उसके बाद आपको अगर NS स्क्वायर ये निकालना है तो ये इसके बराबर है, जैसे हमने NS की एवरेज निकाली थी इसी तरह इसकी भी निकल सकती है। तो ये हो जाएगा जैसे हमने पीछे किया था उसी तरह। वहाँ सिंगल डेरिवेटिव था क्योंकि वहाँ पे सिर्फ NS था, तो यहाँ पे NS स्क्वायर है तो यहाँ पे आपके पास 2 दफा आ गया। ठीक है, ओके ये हमारे पास आ गया यहाँ तक। अब जो है वो हम लोग नेक्स्ट स्टेप करेंगे कि इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा NS स्क्वायर 1/बीटा स्क्वायर बीटा स्क्वायर Z पार्शियल स्क्वायर ओवर पार्शियल ES स्क्वायर Z। उसके बाद आपके पास ये जो इक्वेशन थी इसमें आप अब ये देखें, ये दोनों में डिफरेंस ये है कि ये रुको मैं इसको सारा सही से मेंशन कर लूँ ताकि आपको भी सही। NS स्क्वायर की एवरेज और ये है NH एवरेज का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप NS एवरेज तो आपने फाइंड की हुई है और NS स्क्वायर एवरेज आपने ये फाइंड कर लिया है, तो आप इनको फार्मूले के अंदर पुट कर दें, इस वाले डेल्टा NS स्क्वायर के अंदर पुट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन पहले हम इसको थोड़ा सा मज़ीद सिंप्लीफाई कर रहे हैं और इसको मज़ीद इस तरीके से सिंप्लीफाई कर रहे हैं कि आपके पास ये इस फार्मूले में जब आप पुट करें तो आपके लिए इसको सॉल्व करना थोड़ा सा कन्वीनियंट हो जाए। तो NS स्क्वायर एवरेज को हम ऐसे लिख सकते हैं 1/बीटा स्क्वायर पार्शियल ओवर पार्शियल ES 1/Z पार्शियल Z ओवर पार्शियल ES। ठीक है, ये आप सॉल्व करके भी खुद भी आप इसको साथ ज़रूर देख लीजिएगा, ये आराम से सॉल्व हो जाता है, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। ठीक है, और प्लस जब आप इसे सॉल्व करें बेसिकली इसको थोड़ा सा एक्सपैंड किया गया है जस्ट इसलिए कि आप इसको NS के साथ इजीली सॉल्व कर सकें। फिर आगे एक टर्म आएगी प्लस 1/Z स्क्वायर पार्शियल Z ओवर पार्शियल ES होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे। तो जब आप इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/बीटा स्क्वायर इज इंटू पार्शियल ओवर पार्शियल ES पार्शियल ln ऑफ Z पार्शियल ES। अब ये आपका काम है, एक्चुअली ये बेसिक मैथ ही है, लेकिन ये अब आपका काम है कि आपने इसको प्रॉपर सॉल्व करना है और निकाल के आपने चेक करना है कि ये कैसे आ रहा है। ठीक है, तो फिर अब आपके पास
क्योंकि अब हम इसको इस फॉर्म में ले आए, एन एस एवरेज स्क्वायर की फॉर्म में ले आए। अब आप इसको इस इक्वेशन में पुट कर दें। ये सॉरी स्क्वायर की एवरेज है और ये एवरेज का स्क्वायर है, ठीक है। तो अब आप इसमें पुट कर दें ये जो आपने फाइंड किया है, और इसके साथ ये आपके पास फिलहाल मैंने इस तरीके से फाइंड कर लिया। ओके, ये मैंने सॉल्व कर दिया है आप लोगों के लिए। तब वैसे इतना कोई मुश्किल नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने सॉल्व कर दिया। ये चीज़ हमने इधर ली थी ना, ये वाली चीज़ एन एस होल स्क्वायर को, इसके एन एस स्क्वायर एवरेज को हमने इसके बराबर लिया था। मैं इसे रिपीट कर देती हूँ क्योंकि आई थिंक कैमरे में फुल ये कैप्चर नहीं हो रहा। 1/बीटा स्क्वायर और ब्रैकेट में पार्शियल ओवर पार्शियल ई एस, फिर ब्रैकेट में 1/z पार्शियल z ओवर पार्शियल ई एस, और यहाँ पे 1/z स्क्वायर पार्शियल z ओवर पार्शियल ई एस होल स्क्वायर, ठीक है। इसके बराबर हमने ले लिया था एन एस स्क्वायर एवरेज को, ठीक है। मतलब ये था ना हमारा, उसकी जगह हमने ये ले लिया। हमने कहा ये दोनों इक्विवेलेंट हैं, और ऐसा हमने लिया किस लिए था, क्योंकि हमने एन एस एवरेज की फॉर्म में आंसर लाना था। तो ये मैं अब यहाँ पे आपको दिखाती हूँ कि ये दोनों किस तरीके से इक्विवेलेंट हैं। तो मैंने पहली वाली टर्म ले ली, जो मैंने ये ओपन किया था ना ये वाला, इसमें जो पहली वाली टर्म है वो ले ली, ठीक है। तो वो वाली टर्म मैंने ली, ये है हमारे पास वो टर्म, ठीक है। और मैंने फिर इस टर्म को सॉल्व किया, ठीक है। इस टर्म को सॉल्व किया, मतलब इसमें 1/बीटा स्क्वायर को फिलहाल साइड पे करके, और जो आपके पास सॉरी ये वाली टर्म थी, ये एक्चुअली था आपके पास एन एस स्क्वायर एवरेज। तो जो हमने ब्रैकेट जो इसको हमने एक्सपैंड किया दो टर्म की फॉर्म में, ये वाला, उससे हमने पहली वाली टर्म 1/बीटा स्क्वायर 1/सॉरी पार्शियल ओवर पार्शियल ई एस 1/z पार्शियल z ओवर पार्शियल ई एस ले ली, ठीक है। ये टर्म ले ली हमने। तो इस टर्म में हमने सिंपल क्या किया कि ये वाला डेरिवेटिव इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल के तौर पे अप्लाई कर दिया। तो फिर आपके पास जैसे प्रोडक्ट रूल सिंपल अप्लाई होता है, इस तरीके से हमने पहले सिंपल अप्लाई किया, पहले इस टर्म पे अप्लाई किया, फिर हमने 1/z के ऊपर अप्लाई किया। फिर इसको हमने यहाँ पे मैं दोबारा से नीट करके स्टेप लिखा है कि मैंने प्रोडक्ट रूल की तरह अप्लाई किया। ये वाली टर्म तो सिंपल आपके पास सेकंड डेरिवेटिव हो गई। ये वाली टर्म जो है इसमें 1/z के ऊपर जब का डेरिवेटिव जब होगा इसके रिस्पेक्ट से, तो ये 1/z ऊपर जाके z -1 हो जाएगा, एंड देन फिर आप जब इसका डेरिवेटिव लेके से सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। तो फिर आपके पास फाइनली ये इस फॉर्म में आपके पास ये टर्म्स आ जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप देखें तो हमारा जो एन एस स्क्वायर एवरेज था वो ये था, मतलब 1/z इंटू पार्शियल स्क्वायर ऑफ z ओवर पार्शियल ई एस की फॉर्म में था। तो ये वाली टर्म तो हमारे पास यहाँ पे आ गई है। तो ये वाली टर्म जो है ना वो हमारे पास एक्स्ट्रा है, तो ये माइनस साइन के साथ है। तो इसको एंड करने के लिए अगर इसमें मैं ऐसी ही टर्म पॉजिटिव साइन के साथ ऐड कर दूं तो फिर आपके पास सिर्फ यही बच जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमने ये जो रिलेशन लिखा था ये वाला, इसके अंदर हमने ये वाली जो फाइंड की है चीज़ वो हमने पुट की, और फिर हमने ये देखिए तो ऑलरेडी था, इसको जो एक्सपैंड करके ये पुट किया, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। आपके पास ये चीज़ बच गई, और ये किसके बराबर थी, एन एस स्क्वायर एवरेज के बराबर थी। तो यहाँ से मैंने ये प्रूफ कर दिया कि किस तरीके से ये वाली टर्म जो है वो इसके बराबर है, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पे अब हमने जब इसको इस स्टेप में लाए, इस वाले स्टेप में, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो हमारे पास ये वाली टर्म थी ना, ये वाली, तो बेसिकली अगर आप देखें तो ये ln ऑफ z का डेरिवेटिव बन रहा है, ठीक है। ln ऑफ z का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/z, अगर हम उसको s के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करें, 1/z इंटू पार्शियल z ओवर पार्शियल ई एस। तो इसलिए इसको इन्होंने
ये इसके रिस्पेक्ट से ln ऑफ z का डेरिवेटिव लिख दिया। और बाकी जो ये वाली टर्म थी हमारे पास 1/z² पर पार्शियल z ओवर पार्शियल es, तो बेसिकली हमारे पास जो ns एवरेज है वो हमारे पास किसके बराबर थी, वो इसके बराबर थी। ठीक है, तो ns एवरेज अगर इसके बराबर है तो अगर इसका हम स्क्वायर ले लेंगे तो आपके पास किसके बराबर हो जाएगा, 1/β² और पार्शियल ओवर पार्शियल es ln ऑफ z²। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास है 1/z² पार्शियल z ओवर पार्शियल es होल स्क्वायर। तो इसको इन्होंने ns एवरेज होल स्क्वायर के बराबर कैसे लिया, अभी मैंने आपको बताया कि आपके पास जो ns एवरेज है वो बराबर है -1/β पार्शियल ओवर पार्शियल es ln ऑफ z। तो अगर आप इसको ओपन करें तो ये आती है 1/z इंटू पार्शियल z ओवर पार्शियल es। तो अगर मैं इसका स्क्वायर ले लूँ दोनों साइड पे तो ये 1/β² 1/z² पार्शियल z ओवर पार्शियल es होल स्क्वायर। तो बेसिकली ये यही वाली टर्म बन रही है 1/z² पार्शियल z ओवर पार्शियल es होल स्क्वायर और 1/β² तो यहाँ बाहर है ही, तो इसलिए ये टर्म जो है वो आपके पास इसके बराबर बन रही है। ठीक है, ये जो है ना आपके पास ये टर्म अलहदा जो है वो आपके पास किसके बराबर आएगी, β² वो खैर अभी फिलहाल तो आप यहाँ से अगर आप उठा के इधर ले जाएं, ठीक है, तो ये हो जाएगा β² ns एवरेज स्क्वायर इज इक्वल टू 1/z² पार्शियल z ओवर पार्शियल es होल स्क्वायर। ठीक है, इसके बराबर। तो ये जो हमारा ये वाली टर्म है 1/z² पार्शियल z ओवर पार्शियल es होल स्क्वायर, ये किसके बराबर हो जाएगी, β² ns एवरेज होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे फिर ये मैंने आपको बता दिया कि ये वाली टर्म किसके बराबर कैसे आई और साथ मैंने आपको ये वाली चीज़ भी बता दी। अब यहाँ पे जब हम लोगों ने वैल्यू को पुट करना शुरू किया, डेल्टा ns होल स्क्वायर इक्वल टू ns स्क्वायर एवरेज माइनस ns एवरेज स्क्वायर, तो ns स्क्वायर एवरेज जो है उसकी वैल्यू जो ये हमारे पास आई थी हमने ये पुट की और साथ हमारे पास ये वाली टर्म जो है वो हमारे पास आ गई। ओके, अब हम इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करके ये डिस्पर्शन फाइंड करते हैं। ओके, एक और चीज़ मैं सॉरी आपको बता दूं, क्योंकि हमारा 1/β² बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, डेल्टा ns² फाइंड करना चाह रहे हैं। ठीक है, और ns² एवरेज जो है उसकी वैल्यू ये है -ns²। ठीक है, ये एक्चुअली सॉरी मैंने थोड़ा सा यहाँ पे गलती कर दी थी, मैंने 1/β² को ns एवरेज स्क्वायर से ये जो हमने ये माइनस किया इससे भी मल्टीप्लाई कर दिया था। एक्चुअली ये पूरी टर्म होगी ns² एवरेज वाली, 1/β² उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस ns एवरेज स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये 1/β² आप अंदर मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा पार्शियल ओवर पार्शियल es 1/β² पार्शियल ln ऑफ z पार्शियल es प्लस ns एवरेज स्क्वायर और माइनस ns एवरेज स्क्वायर। तो ये हम लोग चाहते थे डिस्पर्शन फाइंड करना, जो इसके बराबर आ गई। अगर आप देखें तो ये हमारे पास उसी टाइप की फॉर्म आई है जो हमने ns एवरेज निकाली थी, तो हमें ये याद करने में भी आसानी हो जाएगी। और अगर हम इसे ns एवरेज की फॉर्म में ही लिखना चाहें तो एक्चुअली ये आपके पास
लिखा जा सकता है उसकी फॉर्म में। सॉरी मैं ये बार बार इसके एवरेज पूरा है, ये स्केयर है, ठीक है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो 1/बीटा माइनस 1/बीटा, और ये क्या हो जाएगा आपके पास, अगर इसे आप देखें मतलब अगर आप पार्शियल ओवर पार्शियल ES ऑफ NS एवरेज करें तो ये इसके बराबर आएगा। बीटा साइड पे आ गया, और इसका डेरिवेटिव क्या होगा, पार्शियल स्क्वायर ऑफ ln ऑफ z ओवर पार्शियल ES के। तो ये उसी के बराबर आ गया जो आपने यहाँ पे फाइंड किया था। तो इट्स मीन कि मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, क्लियर हो गया। थोड़ा सा मैथ है, थोड़ा सा अगली सा मैथ है इसमें, लेकिन ये कि इतना टफ मैथ नहीं है, सिंपल ही है। थोड़ा सा बस आपने डील करना है कि किस तरीके से इक्वेशंस को अपने डिजायर फॉर्म में लेके आना है। तो यहाँ से हमने ये जो डिस्पर्शन है फॉर द नंबर ऑफ पार्टिकल इन स्टेट एस, ठीक है, डेल्टा NS स्क्वायर दिस, ये माइनस 1/बीटा पार्शियल NS एवरेज ओवर पार्शियल ES। तो जो भी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें पार्टीशन फंक्शन की ज़रूरत पड़ती है, जो जैसे हमने पीछे जो पार्टीशन फंक्शन हमने लिखा था, ठीक है, ये वाला, ठीक है। तो और जिसमें हमने बताया था कि ये जो सम है ये आपके पास ओवर ऑल द पॉसिबल स्टेट ऑफ द गैस, होल गैस कैपिटल R के ऊपर है, ठीक है। तो आपके पास अब हमने ये देखता है कि हम लोग किस तरीके से जो है ना, इसका क्या मतलब है कि सम ओवर ऑल पॉसिबल स्टेट R ऑफ द गैस, मतलब अब उसके बारे में हमने थोड़ा स्पेसिफिक होना है, ठीक है। तो अगर हमने जो डिस्कशन पिछले लेक्चर्स के अंदर की थी, जिसमें हम लोगों ने सिमेट्री रिक्वायरमेंट्स पढ़ी थी, आइडेंटिकल पार्टिकल एंड सिमेट्री रिक्वायरमेंट्स पढ़ी थी, उसके अंदर हमने काफ़ी तरह की स्टैटिस्टिक को काफ़ी डिटेल के अंदर हमने डिस्कस कर लिया था, जिसमें एक स्टैटिस्टिक थी मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक, और उसमें ये था कि हमने सम करना था। और अब देखिए डिफरेंस जो है ना वो बेसिकली यहीं से आ रहा है कि जो सम है वो कौन सी पॉसिबल स्टेट के लिए है या उसका क्या मतलब है। तो जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक थी उसमें हमें ये समझ आया था कि जो सम है वो ओवर ऑल द पॉसिबल नंबर ऑफ पार्टिकल इन ईच स्टेट, ठीक है, ओवर ऑल वैल्यूज, ठीक है, मतलब जितने भी पॉसिबल नंबर ऑफ पार्टिकल किसी स्टेट में हो सकते हैं उसके ऊपर आपने सम कर लिया, ठीक है। तो आपके पास वो 0, 1, 2, 3 सो ऑन कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, ठीक है, अगर हम उनको NR से जनरली रिप्रेजेंट करें, ठीक है, तो आपके पास जो NR की वैल्यू है वो 0, 1, 2, 3 सो ऑन कुछ भी हो सकती है फॉर वैल्यू ऑफ R, ठीक है। R जो अगर हम उसको लेवल्स या स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो हिसाब से उसकी वैल्यू जो है वो 0, 1, 2, 3 कुछ भी हो सकती है, ठीक है। और उस पर रिस्ट्रिक्शन ये है कि आपके पास जो जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल हैं किसी भी स्टेट के अंदर, इन सब का जो सम है वो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल के बराबर है, ये उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन। लेकिन हमने ये भी देखा था कि हमारे पास मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक के अंदर के जो हमारे पास पार्टिकल्स हैं वो डिस्टिंग्विशेबल हैं। मतलब ये कि अगर आप कोई भी दो पार्टिकल की परम्यूटेशन लेते हैं वो डिफरेंट स्टेट है और उसको हम डिस्टिंक्ट स्टेट के तौर पे काउंट करेंगे ऑफ द होल गैस।
चाहे बेशक आपके पास बाकी पार्टिकल अनचेंज्ड हों, लेकिन आपके पास जो है वो दो पार्टिकल की डिफरेंट परम्यूटेशन, दो डिफरेंट स्टेट के तौर पे ही हमारे पास काउंट होती है। ठीक है, तो ये हमने मैक्सवेल्स बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक में देखा है। तो हमारे पास एनी परम्यूटेशन ऑफ टू पार्टिकल्स, तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक में ये कि एनी परम्यूटेशन ऑफ टू पार्टिकल इन डिफरेंट स्टेट can be counted as a distinct state of the whole case, even though the numbers n1, n2, n3 are left unchanged. मतलब बेशक बाकी नंबर ऑफ पार्टिकल जो किसी स्टेट के अंदर चेंज्ड ना हो, या इवन अगर किसी पर्टिकुलर स्टेट में भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो चेंज नहीं हो रहे, लेकिन पार्टिकल की पोजीशन चेंज हो रही है, मतलब दो पार्टिकल अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर रहे हैं, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा रहे हैं, तो वो डिफरेंट परम्यूटेशन काउंट होंगी। तो ये किस वजह से है कि आपके पास मैक्सवेल्स बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक के अंदर सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल बता देने से आपकी जो है वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती, आपको ये भी बताना होता है कि कौन से पार्टिकल किस स्टेट के अंदर है। ठीक है, तो बेसिकली मैक्सवेल्स बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक के अंदर जो है वो आपके पास सिर्फ यही स्पेसिफाई करना इनफ नहीं है कि कितने पार्टिकल किसी सिंगल पार्टिकल स्टेट में है, बल्कि ये भी स्पेसिफाई करना है कि विच पार्टिकल इज इन विच स्टेट। जो दूसरी हमने स्टेट देखी थी बोल्स आइंस्टाइन, जिसको फोटॉन स्टैटिस्टिक भी कहते हैं, वहां पे हमने पार्टिकल को इंडिस्टिंग्विशेबल कंसीडर किया था। तो और आपके पास उसमें सिर्फ यही इम्पोर्टेंट था कि आपके पास कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हैं वो किस स्टेट के अंदर, स्टेट ऑफ द गैस के अंदर मौजूद हैं, हमने सिर्फ उनको स्पेसिफाई करना ही हमारे लिए काफी था। तो उसके अंदर जब हम सम करते हैं ओवर ऑल द पॉसिबल नंबर ऑफ पार्टिकल, उसमें भी हमारे पास इसी तरह है कि उसमें एन आर की वैल्यू जो है वो 0, 1, 2, 3 सो ऑन कुछ भी हो सकती है फॉर ईच आर। तो उसमें भी जब हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल है उनके ऊपर भी वही रिस्ट्रिक्शन अप्लाई होती है कि सिग्मा एन आर, जो मतलब सम ऑफ ऑल द पॉसिबल स्टेट, सम ऑफ ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल इन ऑल द पॉसिबल स्टेट, जो है वो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स के मतलब ये रिस्ट्रिक्शन है जो कि हमारे पास पिछले केस में भी थी। और एक स्पेशल केस भी होता है इसी के अंदर, जिसके अंदर कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती अपॉन द फिक्सिंग द नंबर ऑफ पार्टिकल। तो ये वो केस है जो फोनॉन स्टैटिस्टिक का है। ठीक है, जब हमारे पास हमारे जो पार्टिकल हैं वो फोनॉन हो और वो किसी कंटेनर के अंदर जिसका वॉल्यूम भी है उसके अंदर 1 हो, तो जो फोटोन है जैसे हमें पता है कि वो एब्जॉर्ब भी हो सकते हैं और इमिट भी हो सकते हैं बाय द वॉल, तो फिर उसके ऊपर कोई इक्वेशन ऑफ कॉन्स्ट्रेंट अप्लाई नहीं होती और इसलिए हम उसको फोनॉन स्टैटिस्टिक कहते हैं। ठीक है, तो देयर इज नो इक्वेशन ऑफ कॉन्स्ट्रेंट टू बी स्पेसिफाइड एंड व्हेन ऑब्टेन द स्पेशल केस ऑफ फोनॉन स्टैटिस्टिक। तो एक स्पेशल केस है फोनॉन स्टैटिस्टिक का। फिर फर्मी-डायराक स्टैटिस्टिक हमने देखी थी जिसमें हमने ये देखा था, उसमें भी हमने पार्टिकल को इंडिस्टिंग्विशेबल ही कंसिडर किया था और उसमें भी हमें यही बताना था कि आपके पास कितने नंबर ऑफ पार्टिकल के स्टेट में है। और उसमें भी हमने जब सम किया था तो वो हमने ओवर ऑल द पॉसिबल नंबर ऑफ पार्टिकल इन ईच सिंगल स्टेट पार्टिकल, लेकिन हमने ये इसमें डिफरेंस था कि इसमें एक से ज्यादा पार्टिकल किसी पर्टिकुलर स्टेट के अंदर नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसमें जो हमारी रिस्ट्रिक्शन इस हिसाब से थी वो थी कि हमें ये चीज याद रखनी है कि इसके अंदर there can be no more than one particle in any state such that one has to sum over the two possible values। मतलब अब जो सम है वो सिर्फ 2 पॉसिबल वैल्यूज के ऊपर है, 0 और 1 के ऊपर। जैसे पहले 1, 2, 0, 1, 2, 3 किसी के ऊपर भी हो सकता था, इस केस में सिर्फ 0 और 1 में है। और इसमें भी आपके पास टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल फिक्स्ड होते हैं और आपके पास रिस्ट्रिक्शन वही अप्लाई होती है कि सिग्मा एन आर जो है, स्मॉल एन आर जो है वो कैपिटल एन के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ तक हमने उन चीजों के रिव्यू कर लिए जो हम अभी तक पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है क्वांटम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंक्शन। ओके, हम लोग आगे बढ़े कैलकुलेशन ऑफ द पार्टीशन फंक्शन इन द वेरियस केसेस ऑफ इंटरेस्ट जो हमारे हैं। अब हम उससे पहले हम थोड़ी सी सिंपल डिस्कशन करना चाहते हैं कि
उन फीचर्स के ऊपर जो क्वांटम थ्योरी ऑफ आइडियल गैस के फीचर्स हैं, एसेंशियल फीचर्स, ठीक है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि डिफरेंस है, बहुत वाज़ेह डिफरेंस है बिटवीन द गैसेस ओबेइंग बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स एंड दोज ओबेइंग फर्मी-डायराक स्टैटिस्टिक। ये अगेन ये सब वही बातें हैं जो हम ऑलरेडी पीछे डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन मैं इस वीडियो के अंदर पूरा उसको ओवरव्यू करना चाह रही हूँ। तो ये डिफरेंस कब आता है, जब आपके, क्योंकि हम अभी क्वांटम डिस्ट्रीब्यूशंस देख रहे हैं, तो क्वांटम डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास बोस-आइंस्टाइन और फर्मी-डायराक आ जाता है। तो ये डिफरेंस तब बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है जब टी अप्रोच कर रहा होता है जीरो, जब होल गैस जो है वो इन इट्स स्टेट ऑफ लोएस्ट एनर्जी, जब सारी गैस जो है वो अपनी लोएस्ट एनर्जी स्टेट में आ जाती है। अगर हम एक गैस कंसीडर करें जिसके अंदर n नंबर ऑफ पार्टिकल हैं और हम सपोज करें कि जो उसकी स्टेट ऑफ लोएस्ट एनर्जी है वो उसकी एनर्जी E1 है, हम इसको कह सकते हैं कि ये वो स्टेट है जहाँ पे पार्टिकल जो है उसका मोमेंटम बिल्कुल जीरो हो गया। तो अगर हम बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक की बात करें जिसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन, जिसके अंदर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि कितना नंबर ऑफ पार्टिकल किसी सिंगल पार्टिकल स्टेट में हो सकते हैं, तो लोएस्ट एनर्जी ऑफ द होल गैस आपके पास जो है हो सकती है अगर सारे के सारे पार्टिकल भी इस लोएस्ट एनर्जी स्टेट E1 के अंदर आ जाए, मतलब ऑल पार्टिकल आर इन द स्टेट ऑफ जीरो मोमेंटम। और वो सिचुएशन हम डिस्क्राइब कर सकते हैं कि t इज इक्वल टू जीरो पे इट इज पॉसिबल इन बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक कि आपके पास कि द लोएस्ट एनर्जी ऑफ द होल गैस, अगर हम होल गैस की लोएस्ट एनर्जी की बात करें तो वो अब किस तरह से ऑब्टेन होगी, अगर तमाम n पार्टिकल ऑफ द गैस आर पुट इनटू द लोएस्ट लाइंग स्टेट ऑफ एनर्जी E1, मतलब ऑल पार्टिकल्स आर इन देयर स्टेट ऑफ जीरो मोमेंटम। But in the case of Fermi-Dirac statistic, one cannot put more than one particle into any single particle state. तो अगर इस केस में अगर कोई इंटरेस्टेड हो लोएस्ट एनर्जी ऑफ द होल गैस निकालने के लिए, तो one is then forced to populate single particle state of the increasing energy. One can start from the state of lower energy and must then fill up single state particles of successively higher energy. मतलब इस, अगर आप ये चाहते हैं बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक के केस में, अगर आप लोग जो है वो लोएस्ट एनर्जी स्टेट ऑफ द होल गैस निकालना चाहते हैं, तो उसमें आप सारे पार्टिकल को एनर्जी लेवल E1 जो लोएस्ट एनर्जी लेवल है उसके अंदर जो है वो आप उसे पॉपुलेट कर सकते हैं, और वहाँ पे आपके पास जो है तकरीबन तमाम पार्टिकल जो आ जाएंगे उन सब का जो है ना, हमने कह दिया कि वो मोमेंटम जो है वो एसेंशियली वहाँ पे जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर आपने फर्मी-डायराक स्टैटिस्टिक है उस केस में अगर आप होल गैस की लोएस्ट एनर्जी लेवल फाइंड करना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर आपको ये तो पॉसिबल नहीं है कि आप सारे पार्टिकल को फर्स्ट लेवल के अंदर ले आए, लेकिन ये आप कर सकते हैं कि जितने पार्टिकल हायर लेवल में हैं उनको किसी तरह फोर्स करके आप लोअर लेवल में लाने की कोशिश करें। मतलब आप बिल्कुल इनिशियली E1 लोएस्ट एनर्जी लेवल से स्टार्ट करें, मतलब क्योंकि पॉसिबिलिटी तो होती है ना कि आपके पास लोएस्ट एनर्जी लेवल, क्योंकि 0 और 1 है आपके पास पॉसिबल स्टेट इन फर्मी-डायराक, तो ये भी पॉसिबल है कि आपके पास लोएस्ट एनर्जी लेवल्स जो है उनमें कोई पार्टिकल ना हो और हाईएस्ट एनर्जी लेवल्स के अंदर एक एक पार्टिकल हो, जिसकी वजह से ओवरऑल जो है वो एनर्जी लेवल ऑफ द होल गैस रेज हो जाए। तो आपको उसके लिए फोर्स करना होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिकल्स को आप लोएस्ट एनर्जी लेवल में लेके आए, मतलब E1 से स्टार्ट करें, आप जो है ना लोएस्ट एनर्जी लेवल्स को फिल करना शुरू करें और आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ जाएं, वन एट अ टाइम। ऑब्वियसली एक पहले लेवल में आएगा, दूसरा दूसरे लेवल में आएगा, तीसरा तीसरे लेवल में आएगा, सो इस तरह के सारे पार्टिकल जो है वो अकोमोडेट हो जाए। तो नेट रिजल्ट ये होगा कि जब आपके पास t इज इक्वल टू 0 है तो उसके ऊपर फर्मी-डायराक के केस के अंदर जो भी आपके पास अवेलेबल जो भी बनती है कि होल गैस की, वो उसकी लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी स्टेट आ जाएगी। लेकिन ऑब्वियसली ये आपके पास उसके अंदर जो पार्टिकल होंगे वो सारे E1 के अंदर तो नहीं है, वो पार्टिकल उस गैस के जो है वो उसमें डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में होंगे और ऑब्वियसली उन एनर्जी लेवल्स में भी होंगे जो कि E1 के मुकाबले में बहुत ज़्यादा। तो और अगर हम उसको कंपेयर करें तो आपके पास जो है जैसे बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक में सारे कैपिटल N नंबर ऑफ पार्टिकल जो है वो E1 एनर्जी लेवल के अंदर थे, तो उनकी जो एनर्जी है वो हम कह देते हैं कि वो NE1 है बोस-आइंस्टाइन के केस में। लेकिन इस केस में गैस एज अ होल जो है उसकी एनर्जी काफ़ी ग्रेटर होगी एज कम्पेयर टू NE1, जो उस केस में थी कि अगर पार्टिकल जो है वो बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक को ओबे करें, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है उसकी बहुत ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस हैं, ठीक है।
यहाँ तक। और ये सब चीज़ें भी हम पहले जो है वो डिटेल में देख चुके हैं। अब हम ये सपोज करते हैं, कंसिडर करते हैं केस जिसमें हमारे पास कोई आर्बिट्रेरी टेम्परेचर टी है, और अब हमने क्या करना है, कैलकुलेट फॉर द सेवरल केसेस ऑफ इंटरेस्ट। अब हमारा जो, जैसे हम पहले कर चुके हैं कि हमने क्या किया था, किसी टेम्परेचर टी के ऊपर हमने जितने भी हमारे पास केसेस ऑफ इंटरेस्ट है उनके लिए हमने नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एवरेज नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है ना, वो हमने किसी स्टेट एस के अंदर, मतलब NS एवरेज जो है वो हमने कैलकुलेट किए थे। ठीक है, तो ये वाला पार्ट जो है वो हम एज अ होल कर चुके हैं ऑलरेडी, तो जिसमें हमने एवरेज नंबर ऑफ पार्टिकल कंसीडर किए, फाइंड किए थे डिफरेंट केसेस के लिए। तो आपके पास एवरेज नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे निकालते हैं उसका फार्मूला हमें पता है, और हम लोगों ने उसको फोनॉन स्टैटिस्टिक के लिए भी कैलकुलेट किया है, फर्मी डायराक स्टैटिस्टिक के लिए भी कैलकुलेट किया है, एंड हमने उसको जो है वो उसके बाकी बोस आइंस्टाइन और इन सब के लिए भी हमने कैलकुलेट किया। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमने ओवरव्यू कर ली, जितने भी पॉसिबल कॉन्सेप्ट्स थे इस टॉपिक के अंदर वो सब मैंने आपको यहाँ पे दे दिए हैं, जितने पॉसिबल कॉन्सेप्ट्स हो सकते थे। और हमने ये सारी स्टैटिस्टिक भी कैलकुलेट कर ली है। इसका थोड़ा सा और भी कुछ डिटेल मैथ्स हैं जो कि मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करूंगी, जो मैं चाह रही हूँ कि मैं आपसे करूँ, जो हमने डिस्पर्शन कैलकुलेट किया उसको कैसे फाइंड करना है हर केस के लिए, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में होगा। ओके।